Why do UPSC CSE toppers with sociology optional recommend Vikash Ranjan sir's sociology courses at Triumph IS, where strategy meets conceptual clarity and results follow? हजारों यूपीएससी अभ्यर्थियों का भरोसा, विकास सर का मार्गदर्शन, अब आपकी बारी। With Vikas Ranjan sir. विकास रंजन सर 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 विकास रंजन पॉइंट ऑफ विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम दिनेश चौधरी है और मैंने आरएस 2024 में 7वीं रैंक प्राप्त की है। उससे पहले मैंने आरएस 2023 में 31वीं रैंक प्राप्त की थी और उससे पहले 2021 में मैंने 264वीं रैंक प्राप्त की थी। और मैं है वो जोधपुर जिले के बावड़ी तहसील के अणवाना गांव है उसका निवासी हूँ। मेरे पिताजी माता पिता दोनों ही कभी स्कूल नहीं गए हैं, तो मैं पीडी में पहला ही पढ़ने वाला हूँ। उन्होंने स्कूल नहीं गए, उसके बावजूद हमें पढ़ाया। उन्होंने एजुकेशन के महत्व को समझा और इसी का प्रतिफल है कि आज मैं आप सबके समक्ष खड़ा हूँ। और आरएस की जर्नी ऐसे रही कि स्कूल में पढ़ते थे तब तो कभी सोचा नहीं था कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि उतना अवेयरनेस भी नहीं थी, वहाँ कोई नॉलेज भी नहीं थी। फिर जब 10th किया तो 84% बने थे, 2013 की बात है। तो जनरली यही होता है कि अगर आप अच्छे परसेंटेज बनते हैं तो आपको साइंस लेनी चाहिए। तो मैंने भी लोगों के कहने पे साइंस लिया था और चूंकि मैथ्स मुझे नहीं आती थी, मैथ्स में मेरा 0 फेवरेट मान सकते हैं आप, तो मैंने साइंस बायो लिया था कि डॉक्टर बनेंगे। लेकिन डॉक्टर बनने की वो जर्नी सिर्फ 15 दिन की रही। मैं 15 दिन में बायोलॉजी छोड़ के भाग के आ गया क्योंकि मेरे समझ में नहीं आती थी। तो फिर मैं उसके बाद में आर्ट्स ही बचती है, तो फिर मैं वापस गाँव आ गया और गाँव से मैंने 11th में आर्ट्स ही लिया था। और उस समय मैंने 11th में एक चीज़ करी थी कि मैंने 11th में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नहीं होता था, हम तैयारी नहीं करते हैं, तो उसके साथ मैंने क्या है कि राजस्थान अध्ययन की किताबें थी उनको थोरोली पढ़ा था। तो मुझे राजस्थान का जो जीके है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया था, काफ़ी अच्छा बेस था। जिसके बाद मैंने 12th की थी, तो 12th में 90% बने थे, 2015 की बात है। फिर मुझे लगा कि मेरे चूंकि परिवार की ज़रूरतें हैं, घर की जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग मुझे है वो पहले जॉब चाहिए होगी, तभी मैं लंबे टाइम के लिए सस्टेन कर पाऊंगा। टीचर्स ने हमें बताया था, हमारे लक्ष्मण राम जी वाला टीचर थे, उन्होंने बोला था कि आपको आरएस की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप उसमें सबसे पहले है वो आप कुछ जॉब पकड़ लें। तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन था कि आप बीएसटीसी करो। और तो मैंने बीएसटीसी करी थी। बीएसटीसी करने के बाद में मैंने 2015 से 17 मैंने डाइट जोधपुर से बीएसटीसी करा था। और बीएसटीसी करने के बाद मैं 2018 की रेट की वैकेंसी थी, उसके थ्रू मैं वो 2019 में टीचर बन गया था। तो चूंकि टीचर बन गए, अभी बहुत ही 19 साल की एज थी, बहुत यंग थे कि कुछ तो और करना पड़ेगा, ऐसे ही हम थम नहीं सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते, जिंदगी में संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए ललक होनी भी चाहिए। तो उसी का प्रतिफल था कि क्या किया जाए। तो वही जो स्कूल में टीचर्स ने बताया था कि आपको आरएस की तैयारी करनी चाहिए, आप में कैलिबर है, कर सकते हैं। उसमें मैं बहुत सारे गुरुजनों का नाम गिनाना चाहूँगा, जैसे लक्ष्मण राम जी वाला सर थे, एक राजू राम जी सर थे, और जो मेरे स्कूल के जो स्टार्टिंग में टीचर थे नाथुराम जी सर। तो सारे टीचर्स का योगदान रहा, उन्होंने मोटिवेट भी किया कि आपको आरएस में आना चाहिए। तो उसी का प्रतिफल था कि मैंने टीचर बनने के बाद में मैंने आरएस की तैयारी शुरू करी थी। क्योंकि उस समय मैं एलिजिबल नहीं था वैकेंसीज के लिए और वैकेंसी भी नहीं थी, तो मैं खुद से ही पढ़ाई कर रहा था। और इसी दौरान फिर आरएस की 2021 की वैकेंसी आई थी, तो मैंने आरएस की 2021 वैकेंसी के लिए मैंने फॉर्म भरा और मैंने प्रीलिम्स के लिए तैयारी शुरू करी थी। और प्रीलिम्स की तैयारी मैंने खुद से ही की थी। तो प्रीलिम्स की काफ़ी तैयारी की और पहले समय में ये होता था कि थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन रहता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो था कि यार कर लेंगे। उससे पहले जो ऐसे ही की भर्ती थी 2021 वाली, उसका मैंने एग्जाम दिया था ताकि मुझे प्रीलिम्स का थोड़ा अनुभव रहे, और उसमें भी मेरे अच्छे खासे क्वेश्चंस हो रहे थे सही। तो मेरे को लगा कि चलो अब प्रीलिम्स में कुछ कॉन्फिडेंस आ गया है। तो प्रीलिम्स का जो मेरा 2021 का सेंटर था वो मेरा चिड़ावा झुंझुनू था। तो मैं थ्रू आउट द नाइट ट्रेवल करके पूरी रात चिड़ावा झुंझुनू पहुंचा था और पूरी रात बस में सो नहीं पाया था। बहुत सारे संशय थे कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रीलिम्स का एग्जाम दिया और गॉड ग्रेस वो प्रीलिम पास हो गया। तो मुझे लगा कि अब चूंकि मेंस की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, तो मुझे कहीं ना कहीं मेंस की तैयारी करनी है। तो मेंस की तैयारी के लिए फिर मैंने पता करा, तो यहाँ से स्प्रिंग बोर्ड करके कोचिंग संस्थान है जयपुर का, जो उस समय ऑनलाइन भी तैयारी करवाता था, क्योंकि पोस्ट पेंडेमिक कोरोना जो आया उसके बाद में सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। तो वो मेरे लिए वरदान साबित हुआ कि चूंकि मैं टीचर था तो मैं ऑफलाइन नहीं जा सकता था। तो मैंने मेंस का ऑनलाइन बैच लिया था, मेंस बैच 1 चल रहा था उनका, तो वो मैंने लिया था ऑनलाइन। और मैंने 2021 में सारी तैयारी, उनकी क्लासेस चलती थी 8-10 घंटे, तो मैं देखता था, छुट्टी में देखता था, संडे को देखता था, अर्ली मॉर्निंग देखता था, इवनिंग में देखता था। और समहाउ आई मैंने छुट्टियां भी ली स्कूल से।
और मैंने 2021 का मेंस दिया तो ऐसे लगा कि हाँ कुछ अच्छा हो जाएगा शायद। तो उसके बाद हम रिजल्ट का वेट कर रहे थे, और जब मेंस का आरएस 2021 का मेंस क्वालिफाई हुआ तो लगा कि हाँ यार अब तो कर ही सकते। और फिर इंटरव्यू की बारी आई थी, क्योंकि 2021 के इंटरव्यू में हमें बहुत टाइम मिला था तैयारी करने का, तो बहुत अच्छे दोस्त बने थे जो ग्रुप में हम स्टडी करते थे, तैयारी करते थे। उसमें बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे, नवनीत कौर मैम है, अंबिका चौधरी मैम है, और मोहित चौधरी सर है। मतलब काफी सारे लोग थे जिनको मैं शायद नाम लेना, इतने सारे लोग हैं कि नाम लेना भी मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन वो सब जानते हैं। तो हमने इंटरव्यू की तैयारी करी थी, एंड हमें वो उसमें इंटरव्यू हुआ था, संगीता आर्या मैम का बोर्ड था, और इंटरव्यू सहज हुआ था। और फिर जब रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि अब रिजल्ट जल्दी आने वाला है, और रिजल्ट आया था, और उस रात मुझे याद है मेरे घर में सब सो गए थे और मैं जाग रहा था, और 264 रैंक थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, 264 रैंक। आई वाज सो हैप्पी कि यार चलो पहले अटेम्प्ट में कुछ तो करा है। क्योंकि हम में क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि हमें खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि यार आरएस जैसी वैकेंसी को हम पता नहीं कैसे कर पाएंगे, हम तो टीचर भी बड़ी मुश्किल से बने हैं मेहनत करते करते। तो फिर 2021 के जो रिजल्ट था उसने मुझे प्रोत्साहित किया, और उसी के बैक टू बैक 2023 की वैकेंसी आ चुकी थी, तो मैंने 2023 का तैयारी वापस शुरू कर दी थी। और उसमें 2021 में मुझे जिला रोजगार अधिकारी का पद मिला था, तो मैंने कुछ टाइम एक्सटेंशन लिया था तैयारी के लिए। और फिर मैंने 2023 का प्रीलिम्स दिया था, प्रीलिम्स हो गया। फिर मेंस की बहुत थोरोली तैयारी की थी, क्योंकि मेंस कुछ समय के लिए पोस्टपोन हुआ था और हमारा शायद जुलाई में एग्जाम था, तो मेंस के लिए बहुत सारे थोरोली प्रिपेयर करा। उसके आपको मैं सोर्स भी शेयर करूंगा। तो मेंस की तैयारी की थी, और मेंस का भी एग्जाम हो गया। फिर इंटरव्यू था, अयूब खान सर का बोर्ड था, 2023 की बात है। उस समय बाड़मेर में कार्यरत था। ऑनरेबल हमारे रेस्पेक्टेड टीना डाबी मैम कलेक्टर थे, तो उनसे हमें प्रशासन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। तो मैम का जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो एथिक्स या ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, वो मैम से हमने सीखा था। तो और हमारा इंटरव्यू बहुत ही सहज तरीके से हुआ। मैं जो वार्ड में मैंने काम किया उसके एक्सपीरियंस बहुत काम आए थे, और उसी का बदौलत है कि इंटरव्यू अच्छा गया। और जब 2023 का रिजल्ट आया तो मेरे को 31 रैंक मिली थी, और मैं को एसडीएम की पोस्ट आवंटित हुई थी। लेकिन उसी दरमियान क्या है कि बारिश 2024 की वैकेंसी थी, वो पैरेलली आ गई थी। उसका प्री भी हो गया था और उसका मेंस भी हो गया था, जबकि 2023 का है वो रिजल्ट नहीं आया था। तो मैंने आरएस, चूंकि आप जब तक रिजल्ट नहीं आता आप श्योर नहीं हो सकते हैं, तो मैंने वो 2023 का 24 का मेंस का प्री का सारे एग्जाम दिए, बहुत थॉरोली पर पढ़ाई करी, टेस्ट सीरीज लिखी, और रिजल्ट आ गया था। 31 रैंक थी। चूंकि आजकल भर्तियों में काफी अनिश्चितता होती है, तो आप और कुछ चीजें हैं वो जब तक नहीं हासिल होती आप श्योरिटी नहीं कर सकते। जैसा ऐसा ही 2021 में देखा गया था। तो मैंने, क्योंकि रिजल्ट आ गया था लेकिन पोस्ट एलोकेशन अभी तक नहीं हुआ था, तो मैंने एहतियातन के तौर पे 2024 का इंटरव्यू दिया था। चूंकि आरएस में ये होता है कि जब तक आप मेडिकल नहीं करवाते तब तक किसी की सीट खराब नहीं होती। जैसे अभी मेरा रिजल्ट आया, मेरे को 7वीं रैंक हासिल हुई है, लेकिन मैं उसका मेडिकल में शामिल नहीं होऊंगा, तो मैं किसी की सीट खराब नहीं करके वो सीट है वो किसी और को मिल जाएंगी। तो जो भ्रांतियां थी कि लोग दो बार एसडीएम बन के सीट खराब कर देते हैं, तो वो वैसा सारे चीजें हैं वो बेबुनियाद है, निराधार तर्क है। क्योंकि जब तक आप मेडिकल में शामिल नहीं होते हैं तब तक आपका सीट है वो कंसीडर नहीं की जाती है। ये भी एक चयन प्रक्रिया का परिणाम पार्ट है। सो उसी का परिणाम था कि 2024 में मुझे 7वीं रैंक हासिल हुई थी, और जो सिंगल डिजिट का सपना था वो भी एक तरीके से पूरा हो गया था। तो मुझे भी काफी अच्छा लगा कि 2 बार एसडीएम बन गए। लोग दोस्त कहते हैं एसडीएम स्क्वायर। तो ये कुछ प्रिपरेशन का प्लान था, और ये काफी कुछ जर्नी थी। और अभी मैं ओटीएस में अंडर ट्रेनिंग के रूप में यहाँ पर शिक्षण ले रहा हूँ। और अब हम बात करते हैं आगे कि हमारे लिए आरएस की तैयारी के दौरान कौन कौन से सोर्सेज यूज किए थे। तो मैं पहले प्रीलिम्स का बताता हूँ। प्रीलिम्स में चूंकि मैंने पहले 2021 के अटेम्प्ट में सेल्फ ही तैयारी की थी, तो जैसे मैं सब्जेक्ट वाइज अगर बात करता हूँ तो इंडियन हिस्ट्री की बात करता हूँ। तो चूंकि इंडियन हिस्ट्री में मैंने स्पेक्ट्रम की जो बुक्स थी वो पहले ही पढ़ रखी थी। उसके साथ में मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स थे वो कंसीडर किए थे एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए। और एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती थी, वो भी काफी अच्छी है, प्री और मेंस के लिए काफी हेल्पफुल है। तो उसके भी कुछ पार्ट मैंने काम में लिए थे। उसके अलावा अगर आप राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की बात करते हैं तो मैंने राजवीर सर के नोट्स है वो सारे थोरोली पढ़े थे, और काफी अच्छे नोट्स है, उनसे काफी सवाल आते हैं। लेकिन जो लक्ष्य का जिला दर्शन है और कुछ मंदिरों के टॉपिक्स है, सभ्यताओं के टॉपिक्स है, वो मैंने लक्ष्य से भी पढ़े थे, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है और वो पढ़ने में बहुत ही ऐसे अच्छा लगता है। तो मैंने ये चीजें करी थी। उसके अलावा फिर अपन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक्स आती है, तो इसमें स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स अच्छे थे। साथ में मैंने थोड़ा मुनाल सर के नोट्स भी पढ़े थे, वो यूपीएससी के लिए उनकी समझ पढ़ाने का तरीका बहुत शानदार है, तो मैंने उसको भी कंसिडर करा था। और उसके साथ में मैंने राजस्थान इकोनॉमिक्स के लिए, जो कि इकोनॉमिक सर्वे से ही बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है जो सर्वे के वो पढ़े थे।
और उसके अलावा अपन बात करते हैं तो पॉलिटी की, तो पॉलिटी में मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स के साथ लक्ष्मीकांत को भी पढ़ा था, क्योंकि प्री के लिए लक्ष्मीकांत काफ़ी अच्छी बुक्स है, काफ़ी हेल्पफुल रहती है और लक्ष्मीकांत से बहुत सारे सवाल सीधे भी आते हैं। और उसके अलावा जैसे अगर राजस्थान पॉलिटी की बात करते हैं तो मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ही कंसीडर करे थे राजस्थान पॉलिटी के लिए। उसके अलावा अपन बात करते हैं जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, राजस्थान जियोग्राफी, उसमें स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स काफी कुछ सफिशियंट है, आपको ज्यादा चीजें करने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है और सीधे सवाल आते हैं। उसके अलावा अपन बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी, तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है वो साइंस टेक्नोलॉजी में भी बेटर है, कोई आपको इश्यू आएगा नहीं। और करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर भी स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ही मैं कंसिडर करूंगा, क्योंकि उनके नोट्स वगैरह है वो बहुत अच्छे हैं करंट के, इकोनॉमिक्स, इसके टेक्नोलॉजी के लिए। उसके अलावा अपन करंट अफेयर को बात करते हैं तो वो भी स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स जो इनके मंथली मैगजीन आती थी वो मैंने कंसिडर की थी। और उसके अलावा क्रोनोलॉजी है उसको मैंने जरूर पढ़ा था इस तैयारी के दौरान। और फिर जैसे रीजनिंग की बात करते थे, मैंने पीवाईक्यूज देखे थे आरएस के कि कौन कौन से पीवाईक्यूज है, मैंने उसी को कंसिडर किया था। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज मैंने कुछ टेस्ट घर पे ही लिखे थे, मैंने कोई टेस्ट सीरीज के लिए कोई कोचिंग पर्टिकुलर प्रीलिम्स के लिए नहीं ज्वाइन करी थी। और एक जैसे आजकल जो आरएस 2024 का आप पेपर देखोगे तो काफी कुछ प्री का ट्रेंड है वो पैटर्न चेंज हुआ है, और वो ट्रेंड है वो आपको देखेगा कि यूपीएससी के पैटर्न पे जा रहा है। तो वहां मैं आप सबको एक सजेस्ट करूंगा, हार्ड वर्किंग ह्यूमन करके एक चैनल है, मनीष कुमार सर है, आईएएस है ओडिशा कैडर के, उन्होंने यूपीएससी के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करवा रखे हैं उस चैनल पे। लेकिन वो इतना अच्छा और बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप से पढ़ाया है उन्होंने, वो सॉल्व कराए हैं कि आप अगर उनको देख लोगे तो आप जो यूपीएससी के जो आरपीएससी के जो बदलते पैटर्न है उनको बहुत अच्छे से टैकल कर पाओगे। क्योंकि मैंने यूपीएससी का भी इस बार का प्री दिया था, उसमें जीएस में 100 मार्क्स थे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान उस यूट्यूब चैनल का था जो हार्ड वर्किंग ह्यूमन नाम से। और उसके अलावा जो भी आपके प्रीलिम्स में भी आपको ये देखना होगा कि प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक है जिसे बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को आपको आइडेंटिफाई करना होगा, उनको थोरोली करना होगा, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे आप वर्ल्ड जियोग्राफी में देखते हैं 4-5 टॉपिक है, 4-5 प्रश्न सीधे ही आ जाते हैं, तो आपको उनको थोरोली करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो पीवाईक्यूज है वो तो आपको थोरोली करनी पड़ेंगे, क्योंकि कुछ पीवाईक्यूज सीधे रिपीट भी होते हैं। और एक मोमल की किताब आती थी ये आरएस के पुराने पेपर के लिए, आरपीएससी के जो सारे पेपर्स थे टॉपिक वाइज, तो वो भी बहुत शानदार थी, मैंने उसको भी काफी कंसिडर किया, उससे काफी सवाल सही होते थे। बाकी आपको बेसिक सेंस है वो अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो मेरी प्रीलिम्स की जर्नी रही थी। उसके बाद में प्रीलिम्स के समय डेली रूटीन यही रहता था कि सुबह से शाम तक जब तक आपका पढ़ने का मन करता है पढ़ते, बीच में अगर मन उब जाता तो ब्रेक ले लेता। मैं कभी घंटों में नहीं देखता कि कैसे रहा, लेकिन एग्जाम पास आता तो जैसे अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो 8-10 महीने के पढ़ते हैं, तो जो है एग्जाम से जस्ट पहले 3-4 महीने के करंट अफेयर है उसको बहुत थॉरोली पढ़े, क्योंकि उसमें से बहुत सारे सवाल आने हैं। और जो भी हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है उनको आप थोरोली रिवाइज करें, तो मेरा यही डेली रूटीन रहता था। स्टैटिक्स और करंट अफेयर्स को कैसे बैलेंस किया, प्री के लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर की जो मैगजीन्स आती है और क्रोनोलॉजी आती है वो आप देख लो आराम से, करंट अफेयर है वो मैनेज हो जाता है। और स्टैटिक्स आपको जो मैंने सोर्स बताई वो आप कंसिडर कर सकते हैं। पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व किया, पीवाईक्यूज से ये पता चला कि कौन से टॉपिक है वो आरपीएससी में इंपॉर्टेंट है, जिनसे पीवाईक्यूज में हर बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उनसे जो आंसर थे उनमें से भी कुछ प्रश्न आरपीएससी अगले बार पूछती है, तो उनके आंसर जो थे, ऑप्शंस थे, उनसे को भी थोरोली एनालाइज करा। और प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट मैंने नहीं दिए थे, सच बताऊं तो 2021 में मैंने 2-4 टेस्ट घर पे ही लिखे थे, लेकिन 23 और 24 में मैंने कोई टेस्ट नहीं लिखा था। प्रीलिम्स में कौन कौन सी गलतियां अवॉइड की जानी चाहिए, प्रीलिम्स में गलतियां ये है कि आप फिर पेपर जरूर देखिए, आप बिना पेपर देख के सीधे जाते हैं। और कोचिंग के जो नोट्स या जो टेस्ट सीरीज चलती है वो ठीक है, आपको समझने में हेल्प करेगी, लेकिन उनमें अगर कम ज्यादा मार्क्स आते हैं तो उसको आप बहुत ज्यादा दिल पे मत लीजिए, क्योंकि जो आरएस का आरपीएससी का जो पेपर है वो एक अलग ही लेवल का आता है, और उसमें आप अगर सहजता रखोगे तो बहुत ध्यान रख, मतलब बहुत अच्छे से कर पाओगे। आप एक चीज और नोट करोगे कि आरएस प्री के जो पेपर्स होते हैं उसमें आरपीएससी 3-4 टफ क्वेश्चन पूछ के बीच में एक इजी क्वेश्चन डाल देती है, तो वो ये चेक करना चाहता है कि बंदा है वो कितना अवेयर है, कैंडिडेट है वो उसके बारे में अवेयर है कि नहीं है। तो वो अगर आप इजी टॉपिक है उसको, इजी क्वेश्चन को आप स्किप कर देते हैं, तो वो आपकी बड़ी गलती है। जैसे मेरा एक दोस्त बता रहा था कि उसने 2021 में, शायद 2023 के प्री में पूछा था कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो उसने उसमें खेचड़ी करके आया, क्योंकि वो 2-3 भारी क्वेश्चन थे, बीच में वो हल्का क्वेश्चन था, तो वो उसको ही मिस कर गया। तो ये चीजें आपको मेंटल अवेयरनेस की जरूरत है। तो ये प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी थी, और प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है आप अगर थोरोली करोगे। आप ये सोचो, देखो प्रीलिम्स में एक ये रहता है कि अपन सोचते हैं कि अपने को तो इतने मार्क्स लाने हैं, मैं ये नहीं सोचता था, मुझे ये था कि अगर 100 मुझे मार्क्स लाने हैं तो मैं 100 का मतलब है कि मैं कितने क्वेश्चन है वो मैं सही कर सकता हूँ। तो मेरे को ये अनुमान रहता है कि मैं 25-30 प्रश्न है अगर मेरे गलत होते हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस वे में सोचता था।
अगर उस वे में आप सोचते हैं तो ये सबसे बेटर रहेगा कि आपको तनाव नहीं आएगा। नहीं तो कि आप पहला प्रश्न सॉल्व करते हो, आप डर जाते हो, यार ये भी नहीं आ रहा, दूसरा ये भी नहीं आ रहा, तीसरा ये भी नहीं आ रहा, आप एग्जाम में हड़बड़ा जाते हो। नहीं, ऐसे नहीं, मैं हमेशा उल्टे वे में सोचता था कि अगर मैं इस पेपर को ऐसे कर रहा हूँ कि मेरे को एक प्रश्न आया कोई दिक्कत नहीं, मुझे 40 सवाल है, मैं 30 सवाल है गलत कर सकता हूँ, तो मुझे वो लाइबिलिटी है, मतलब वो स्पेस है कि मैं कर सकता हूँ। तो मुझे तनाव नहीं आता था पेपर्स के बारे में। तो ये प्रीलिम्स के बारे में कुछ टिप्स है। और अब मेंस, क्योंकि इस परीक्षा का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मेंस ही है, और मेरा मेंस है वो काफी ठीक रहा था। जैसे कि 2023 में मेरे 324 मार्क्स थे, इंटरव्यू में 45 मार्क्स ही थे, सॉरी 2023 में, और 2024 में मेरे मेंस में है वो 296.5 मार्क्स थे, और इंटरव्यू में है वो मात्र 37 मार्क्स थे। तो मैं मेंस के बारे में कुछ आपसे विशेष बात करना चाहूंगा, क्योंकि प्रीलिम्स है क्वालिफाई हो जाता है, अगर आप सीरियसली करोगे तो प्रीलिम्स हो जाएगा। प्री के बाद मेंस की तैयारी कैसे शुरू की, तो ये वही था कि 2021 में चूंकि मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं थी, काफी टॉपिक्स काफी सब्जेक्ट्स नए थे, तो मैंने स्प्रिंग बोर्ड की कोचिंग ज्वाइन की थी, ऑनलाइन कोर्स लिया था मैंने। 2021 में केवल उसी को पढ़ पाया था मैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाया था, बिकॉज लिमिटेड टाइम था, सीरीज भी नहीं लिख पाया। तो 2021 में मेरा अच्छा हुआ कि मैंने स्प्रिंग बोर्ड के जो सारे नोट थे उसको बहुत ही थोरोली कर लिया, बहुत अच्छा, इतना डीप तक कर लिया कि उसी के बेस पे मेरे को 264 रैंक हासिल हो गई। तो सबसे प्लस पॉइंट तो यही रहा। और फिर जैसे आपके क्वेश्चन है कि सेल्फ स्टडी में आंसर राइटिंग कैसे की, सेल्फ स्टडी चूंकि मैंने 2021 में कोचिंग ली थी, 2023 में भी कुछ अब इनके मेंस के एडिशन कोर्स थे वो भी लिए थे, तो जो टेस्ट सीरीज होती थी मैं वो ज्वाइन करती थी 2023 और 2024 के लिए। तो मुझे सेल्फ स्टडी में तो आंसर राइटिंग अगर आप करना चाहो तो फिर आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उससे आरपीएससी ने कैसे कैसे प्रश्न पूछे हैं वो आप निकालो और उनको आप लिखने की कोशिश करो, तो वो आंसर राइटिंग हो जाएगी। या कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज है मार्केट में अवेलेबल है, आप उनको लेकर के जो आप सब्जेक्ट खत्म कर रहे हो उसके आप आंसर है वो लिख सकते हैं, और अपने दोस्तों से चेक करवा लीजिए, सबसे बेस्ट यही है। और आप खुद ही चेक करोगे तो अपने आप आइडिया मिल जाएगा। अच्छे मार्क्स लाने के लिए आंसर को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए, तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए आंसर में आपको फैक्ट, डायग्राम, फिगर सब डालने पड़ेंगे। पॉइंट में मैं पॉइंट्स वाइज लिखना प्रेफर करता हूँ, जैसे कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, जो टॉपिक है उसके आसपास लिखा हुआ सारे की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक प्रश्न से ही बताता हूँ कि हमारे 2024 में एक प्रश्न पूछा गया था कि जयपुर जंतर मंतर में सम्राट यंत्र के बारे में बताइए। क्योंकि हम नोट्स में या कहीं भी नहीं पढ़ते कि जयपुर में बस जंतर मंतर है, उसमें यंत्र कुछ है वो पढ़ते हैं, सम्राट यंत्र के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन वहाँ आपको थोड़ा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। जैसे कि उसमें 4-5 पॉइंट में अगर लिखे तो ये लिख सकते हैं कि सर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको स्वाई जय सिंह द्वितीय ने बनाया था, और ये सौर वेधशाला है जो 5 है। अब इसमें आप ये पता कर सकते हैं कि इसके काम क्या थे, तो सूर्य की गणना, तारों की गणना, ग्रहों की गणना, नक्षत्रों की गणना, इस टाइप के जो पॉइंट है वो भी डाल सकते हैं। फिर अगर आप पढ़ते हैं तो ज्योतिषकारी का सवाई जय सिंह की बुक थी, और यूक्लिड की ज्यामिति का भी कुछ अनुवाद किया था, तो वो चीजें भी आप है वो अपने आंसर में लिखिए। और इसे ये पता चलता है कि भाई भारत की जो प्राचीन ज्योतिष के बारे में जो जानकारी थी मध्यकाल में, कि राजा केवल शासन या लड़ाई नहीं करते थे, वो हर चीज के बारे में अवेयर थे, साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आप उनको भी है वो जरूर मेंशन कीजिए। तो ऐसे आपका आंसर है वो 4-5 पॉइंट में होना चाहिए, ना कि केवल आप कोई ऐसे वियर्ड क्वेश्चन देकर आप हड़बड़ा गए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आप और साथ में मैप डाल सकते हैं, डायग्राम। मैं जो भी देखता कि जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसके इर्द गिर्द मुझे जो भी डायग्राम, फैक्ट, फिगर कुछ भी पता होता है तो मैं उसको डालने की कोशिश करता। और मेरे आंसर के पॉइंट के बीच में मैं हमेशा ट्राई करता कि फैक्ट डालूं, क्योंकि फैक्ट डालोगे तो आरपीएससी है वो उसको एग्जामिनर पे भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो हम हवा में बातें करके आ जाते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो आरपीएससी एग्जामिनर को पता है कि सबको पता है, लेकिन वो मार्क्स नहीं दिला सकते, वो एवरेज आंसर गिना जाते हैं। तो मैं हमेशा ये कंसिडर करता कि उसको चीज के आसपास कोई भी फैक्ट पता है तो मैं उसको जरूर डालता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया जंतर मंतर का था, तो अब ज्योतिष सवाई जयसिंह ने कोई बुक लिखी है, या यूक्लिड का जो ज्यामिति अनुवाद है वो हम सीधा डायरेक्टली इसे रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन मैंने उसको भी उसमें इंक्लूड करने की ट्राई की, क्योंकि उसमें फैक्ट है और एक अच्छा फैक्ट है जो रिलेट करता है। तो ये चीजें आप आंसर में शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो जीएस 1, 2, 3, 4 पेपर वाइज अपन बात करते हैं। जीएस 1 जिसमें सबसे पहले आता है राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर, तो राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के लिए मेरे स्प्रिंग बोर्ड के नोट थे। उसके साथ में मैंने चूंकि 2024 में कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा ऐड की थी, पेनोरमा से कुछ चीजें मैंने ऐड की थी। लेकिन इसमें आप एक चीज का ध्यान रखो कि जो मेरे चूंकि स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है वो मेरे बेसिक थे, तो उसमें मुझे कोई भी वैल्यू एडिशन करना होता तो मैं वो बहुत ही इस टाइप से करता कि जैसे मुझे पेनोरमा से कुछ लिखना है तो मैं ये चीज आइडेंटिफाई करता कि मुझे पेनोरमा में जो चीजें मेरे नोट्स में नहीं है, मिसिंग है, या कुछ अच्छी लाइन है या कुछ अच्छा फैक्ट है, मैं उसी को इंक्लूड करूंगा। तो मैं ये करता कि मेरा टारगेट रहता मुझे 4 दिन में पेनोरमा को बस जो काम की चीजें निकाल के मेरे नोट्स में डालनी है, बाकी पेनोरमा को साइड में रख देना है। तो मैं पेनोरमा को बहुत ही पहली बार पढ़ता, मुझे जो भी नई चीजें लगती उसको मैं उसमें डालने की कोशिश करता।
फिर सेकंड रीडिंग करता तो मेरे को और चीजें रिफाइन होती। मैं थर्ड रीडिंग में मेरे को जो भी काम की चीजें मिलती वो मैं पेनोरमा में वो से निकाल करके मेरे नोट्स में डाल के पेनोरमा को साइड रख देता। और इससे क्या होता है कि आपके नोट्स एक ही है, मतलब आपके रिसोर्स सीमित है, लेकिन आपने साथ में वैल्यू एडिशन भी कर लिया। अपन क्या जनरली 4 बुक लेके आ जाते हैं एक टॉपिक के लिए, वो एग्जाम में आपको याद भी नहीं रहेगी क्योंकि आपको लास्ट टाइम रिवाइज करना पड़ता है चीजों को। और जब तक आपके पास लिमिटेड कंटेंट नहीं होगा या लिमिटेड आपके पढ़ने के सोर्स नहीं होंगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो ये मैंने राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के लिए करा था। और राजस्थान अध्ययन की जो बुकें थी 9th-10th की 2 बुकें, हम एक लाल डायरी कहते थे, एक और 2 बुक्स थी, तो उसको भी हमने थॉरोली पढ़ा था। उससे भी कुछ काफी अच्छी लाइनें मिली थी, कुछ क्लेची लाइनें, जैसे कि सॉन्ग है तो सॉन्ग के लिरिक्स क्या है वो भी आप लिख सकते हैं उसमें, तो वो आपको अच्छे मार्क्स दिलाता है। क्योंकि अपन जनरली क्या है उसको बहुत ही इग्नोर कर देते हैं, एक तो कौन ही लिखेगा, लेकिन इसके ही मार्क्स है, तो ये चीज देख सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री है तो मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट कंसीडर करे थे, साथ में विक्रांत शर्मा जो सर है 2021 के टॉपर्स थे, उनके हिस्ट्री के नोट्स थे, शॉर्ट नोट्स, मैंने उनमें से कुछ चीजें निकाली थी, वो भी काफी हेल्पफुल रहे थे। तो ये रहा था वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए स्प्रिंग बोर्ड के नोट सफिशिएंट थे, लेकिन उसमें एक टॉपिक था जैसे एशिया में साम्राज्यवाद, वो शायद मिसिंग था, तो मैंने ओनली आईएएस चैनल है उसका एक चीज थी और विक्रांत सर के नोट थे, उसमें से वो टॉपिक था। जैसे इस बार प्रश्न भी था चीनी खरबूजा, चीन के जो अफीम वार का था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो वो चीजें मैंने वो उस नोट से कवर करी थी। जो आप ये पता कर लो कि नोट्स में कुछ टॉपिक अगर मिसिंग है तो वो आपको ऐड कर लेना है कहीं से। तो ये पेपर 1 में हिस्ट्री की बात रही थी। अब आगे बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इंडियन इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, इसके लिए आपके पास जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है बेसिकली बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको कुछ चूंकि आरपीएससी में अभी जो पैटर्न देख रहे हैं उसमें क्या है कि बहुत सारा आपको करंट अफेयर इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछ रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे के जो बॉक्स है वो थोरोली आप है उसको पढ़ लो। मैंने ओरिजिनल सर्वे लिया था, उसके बॉक्स थे उसको थोरोली पढ़ा था और मेरे नोट्स में डाला था। सीधे प्रश्न भी इस बार पूछे गए थे बॉक्स से, और बॉक्स के आसपास आप जो चीजें हैं वो भी आप देख लो। इसके लिए मैंने विजन आईएएस के जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट है उसकी समरी आती है, उसको मैंने यूटिलाइज किया था, तो उससे काफी कुछ क्वेश्चन सही हो गया। आप देख भी लो, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सवाल है वो सीधे इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछे जा रहे हैं। राजस्थान इकोनॉमिक्स के लिए स्प्रिंग बोर्ड के नोट थे जो सर्वे से ही उन्होंने बहुत अच्छे से बना रखे थे, मैंने उन्हीं को कंसीडर किया था और उनको बहुत थोरोली करा था। और उसमें भी आप देखो कि कुछ टॉपिक है उनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो टॉपिक आपको मेंस के लिए भी एनालाइज करने पड़ेंगे। तो ये इकोनॉमिक्स की बात रही। फिर बात करते हैं पेपर 3 में सोशियोलॉजी की, पेपर 1 में सोशियोलॉजी की। तो सोशियोलॉजी में जैसे स्प्रिंग बोर्ड के जो पुराने नोट्स थे, क्योंकि अब तो वो उन्होंने बहुत वास्ट कर दिए और वो पुराने नोट्स थे मेरे पास 2021 के, मैंने उन्हीं को पढ़ा था। लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी थी, मैंने वो टर्मिनोलॉजी जैसे संस्कृतिकरण के बारे में था या कुछ 1-2 टॉपिक थे, उनमें कलाम के नोट्स में अच्छी टर्मिनोलॉजी थी, तो मैंने उनको उसमें थोरोली फॉलो किया था और काफी अच्छा रहा था। उसमें टर्मिनोलॉजी आरपीएससी पूछती भी है जनरली। उसके अलावा बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट चूंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारे अब चूंकि बहुत सारे टॉपिक चेंज भी हो गए, आप ये भी देखोगे, तो उसके लिए भी मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स फॉलो किए थे। एक ऐसे टॉपिक है शायद अभिप्रेरणा के सिद्धांत या नेतृत्व के सिद्धांत, ऐसा कुछ मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें से आरपीएससी हर बार 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रही है। तो वो टॉपिक चूंकि पहले स्प्रिंग बोर्ड में कम कवर था तो उसको मैंने कलाम से किया था, लेकिन इस बार के नोट थे उसमें काफी अच्छे से कवर है वो, तो आपको उसमें भी अलग जाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें हालांकि जो लेखांकन के अवधारणाएं वगैरह हैं उसमें एक सम्यक का एक छोटी सी मुझे पीडीएफ मिली थी, उसमें मोदी गिलानी फॉर्मूला वगैरह अच्छे लिखे थे, तो मैंने उसको भी रेफर किया था। और फिर आते हैं बात अकाउंट ऑडिट की। तो अकाउंट ऑडिट के लिए मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट थे वही सफिशिएंट थे, उनको थोरोली पढ़ा था और पीवाईक्यूज मैंने सबके देखे थे प्री मेंस के लिए भी। अब बात करते हैं पेपर 2 में एथिक्स की। तो एथिक्स में मैंने बेसिक मेरा स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ही थे, 2021 से मेंस के जो मेरी बुक थी वही थी, लेकिन उसमें चूंकि आप आरपीएससी वो काफी अलग टाइप के प्रश्न पूछती है, तो मैंने यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज थे उनको मैंने देखा था सारा। पीवाईक्यूज के लिए एक अरिहंत की बुक आती है, उसको मैंने पीवाईक्यूज देखे थे। उसके अलावा जो करंट के एग्जांपल्स है वो मैंने उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की, कुछ मुझे अच्छी लाइन मिल गई तो वो भी मैंने उसमें शामिल करने की कोशिश की। जैसे स्थित प्रज्ञता की बात करते हैं तो एक कोटेशन था कि खुशी और गम में फर्क महसूस न हो, मैं दिल को उस मुकाम पर लेता चला गया। तो ये लाइन बहुत ही अलग प्रभाव छोड़ती है एग्जामिनर पे। और ये आप अगर देखोगे विजय सर जब क्लास में पढ़ाते हैं तो वो आपको लिखाने के अलावा वो बीच बीच में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं या कुछ ऐसे एग्जाम्पल देते हैं जो आप उसको नोट्स में शामिल कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही शानदार चीज है। वो अपन क्या मिस कर लेते हैं, जनरली सुन लेते हैं लेकिन लिखते नहीं है, तो वो चीजें मिस हो जाती हैं। तो ये चीज थी। उसके अलावा एक सम्यक की एथिक्स की पीडीएफ थी, उसमें बहुत अच्छे से कुछ चीजें एक्सप्लेन कर ली, रित ऋण की अवधारणा तक वगैरह थी, तो उसको मैंने वैल्यू एडिशन के तौर पे उस पीडीएफ को भी यूटिलाइज करा था, लेकिन मेरा बेसिक था वो स्प्रिंग बोर्ड का कंटेंट था।
उसके अलावा पेपर 2 में अपन साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो चूंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था, मेरे लिए सबसे बड़ा हेडेक था। लेकिन मैं ऑनेस्टली दिल से बताना चाहूंगा कि मनोहर सर आए थे हमें स्प्रिंग बोर्ड से, यहाँ जोधपुर के हैं, और यहाँ आए थे। उन्होंने हमें पढ़ाया था साइंस, और पता नहीं उस इंसान ने इतना अच्छे से पढ़ाया कि साइंस मेरे टिप्स पे आ गई। मुझे ऐसा लगा कि काश ऐसे टीचर मुझे स्कूल में मिल जाते तो मैं साइंस बहुत अच्छे से कर पाता, शायद उधर भी करियर परस्यू कर सकता था। तो टीचर्स का कितना योगदान होता है किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करवाने के लिए, वो मैंने मनोहर सर से साइंस के बारे में पढ़ा था। तो मेरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के सोर्स मनोहर सर के जो नोट्स थे वही थे। उसके अलावा टेक्नोलॉजी है तो हमारे स्प्रिंग बोर्ड में शिवेंद्र सर ने पढ़ाई थी, वो नॉट सफिशिएंट थे। कुछ करंट की चीजें हैं तो विजन की जो PT 365 है उसमें से वैल्यू एडिशन करंट की चीजों का कर सकते हैं, और ये चीजें। लेकिन वो आप टॉपिक वाइज ही करें, ऐसे नहीं कि आप विजन की मंथली बुकलेट या PT 365 लेके बैठ गए सारी चीजें नोट करें। नो, दैट इज टोटली रॉन्ग। तो ये पेपर 2 में साइंस और टेक की बात हो गई। फिर पेपर 2 में जियोग्राफी की बात करते हैं, जो कि सबसे मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है आपके लिए। तो जियोग्राफी के लिए मेरे सोर्स वही स्प्रिंग बोर्ड के थे। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्प्रिंग बोर्ड का कंटेंट था। लक्षिता मैम ने पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, कंसेप्ट क्लियरिटी हो गई और मतलब अच्छा रहा। उसके अलावा फिर बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी, तो विजय सियाग सर के जो नोट थे वो अच्छे थे। उसमें मेरे को ये चीज आइडेंटिफाई, 2 टॉपिक है, जैसे एक तो राजस्थान में भौतिक प्रदेश और दूसरा खनिज। उनमें से आरपीएससी हर बार एक 5-10 नंबर का 5 नंबर का प्रश्न पूछ रही है। तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो हरिमोहन सक्सेना की बुक से मैंने वो 2 टॉपिक है वो स्पेशली तैयार करे थे। तो ये पेपर 2 में बात रही। तो ज्योग्राफी में आप डायग्राम, मैप जरूर बनाइए, क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। इस बार भी आप देख लो तो बहुत अच्छे मार्क्स थे। एक जो पर्यावरणीय समस्याएं एक चैप्टर है वर्ल्ड ज्योग्राफी में मेंस में, वो चैप्टर कहीं ना कहीं आपको, मुझे लगता है कलाम की बुकलेट है उनमें से देख लेना चाहिए। वो टॉपिक बहुत अच्छा है, उनमें कवर कर रखा है। और वो ओजोन परत वाला सवाल सीधा भी आया था, बहुत अच्छा सवाल था, और उसमें इस बार जैसे मुझे 7 मार्क्स भी मिले थे। तो ये चीजें आप रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा आगे बात करते हैं पेपर 3 की। तो पेपर 3 में सबसे पहले आता है पॉलिटी IR। तो पॉलिटी के लिए मैंने, जैसे पॉलिटी में भी आप देख सकते हैं कि पॉलिटी में 3 पार्ट करता था। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन, एक जो फेडरल स्ट्रक्चर वगैरह है या जाति धर्म की भूमिका है, और तीसरा है वो राजस्थान पॉलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो लक्ष्मीकांत और स्प्रिंग बोर्ड के नोट से थे उसी को कंसिडर किया था। और जो सेंट्रल स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट है या जो जाति धर्म की भूमिका है, उसके लिए लक्ष्मीकांत में जाति धर्म के बारे में अच्छा दे रखा है, सेंट्रल स्टेट के बारे में भी अच्छी चीजें दे रखी है। लेकिन आपको उसको करंट से सब मतलब कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो करंट के लिए मैंने विजन PT 365 जो थी, एग्जाम से पहले मैं जो भी करंट के इश्यू थे सारे वो उससे कवर करके जाता था। तो वो चीजें हैं वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई। तो इसके लिए आप विजन की भी हेल्प ले सकते हैं, विजन IS की जो PT 365 है। और उसके बाद बात आती है राजस्थान पॉलिटी की। राजस्थान पॉलिटी आप बहुत इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसमें 2-3 टॉपिक है केवल, और वो टॉपिक आपको 20 मार्क्स दिला देते हैं। तो एक तो जैसे पंचायत राज संस्था और नगरीय स्वशासन है, उस टॉपिक से आरपीएससी हर बार 5 या 10 नंबर का प्रश्न पूछ रही है। जो अगर आप बहुत इग्नोरिंग वे में पढ़ते हैं, ठीक है नोट देख लिया पढ़ लिया, नहीं, अगर आप आरपीएससी हर बार वो प्रश्न पूछ रही है कोई भी टॉपिक हो, तो उसको आपको थॉरोली प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो मार्क्स आपके हाथ में है, लो हैंगिंग फ्रूट्स है, मैं उनको ये कहता हूँ। तो उसके लिए मैंने जो ऑफिशियल चीजें हैं वो भी देखी थी, और जो नोट थे उसमें कुछ चीजें वैल्यू एड भी करी थी। तो राजस्थान पॉलिटी में जो और एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चरण और जो विधानसभाएं हैं, उनमें से हर बार आरपीएससी 10 नंबर का सवाल पूछ रही है। तो ये 2 टॉपिक है, आपको 20 नंबर दिला देते हैं सीधे ही। तो आपको उनको थॉरोली प्रिपेयर कर लो बहुत अच्छे से, 2 टॉपिक है, टाइम भी नहीं लगता, 20 नंबर दिला देते हैं सीधा ही। तो आप राजस्थान पॉलिटी है उसको भी थॉरोली करिए। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, जो कि आरपीएससी हमेशा करंट ओरिएंटेड रही है। IR के लिए बेसिक नोट्स है वो इतने काम नहीं आते, तो आपको करंट के इश्यू देखना है तो मैं जनरली विजन IS की PT 365 और जो मेरी मंथली मैगजीन होती थी स्प्रिंग बोर्ड की मेंस के लिए, उसको मैं प्रेफर करता था। तो ये बात होगी पॉलिटी और IR की। अब बात करते हैं पबएड की। तो पबएड में मैंने चूंकि दिग्विजय सर से 2021 में स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ा था, वो बहुत ही मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं, नया सब्जेक्ट है लेकिन हमें समझ आ जाता है। लेकिन उसके साथ इश्यू आरपीएससी ने 2023 में थोड़ा खेल कर दिया था कि 24 के पेपर में, कि काफी क्वेश्चन बाहर से पूछे थे। तो उसके लिए आप जो 11-12 की पबएड की बुक्स है वो देख सकते हैं, और कुछ और चीजें सोची जा सकती है। अगर कोचिंग्स वगैरह भी अपडेट करते हैं नोट, तो उनको भी आप प्रेफर कीजिए। तो ये पबएड की बात रही थी। लेकिन आरपीएससी की 2 बुक्स है पबएड की 11-12 की, वो आप एक बार जरूर उसके भी गो थ्रू हो जाइएगा। और उसके अलावा फिर आप बात करते हैं तो छोटे वाले सब्जेक्ट में जैसे स्पोर्ट्स हो गया, उसको तो शायद करंट में ही शामिल कर लिया, तो अब उसका बड़ा योगदान रहा नहीं है। उसके अलावा आप बात करते हैं बिहेवियर। तो बिहेवियर में स्प्रिंग बोर्ड के नोट थे वो सफिशिएंट थे, ज्यादा कुछ बाहर से पूछा नहीं गया था। उसके अलावा एक शायद जाते मैं सिरेमिक में भी 1-2 कंसेप्ट थे बिहेवियर के, वो ठीक बता रखे थे, तो मैंने उसको भी वहां से पढ़ा था। उसके अलावा
जो अपन बात करते हैं बिहेवियर की, तो बिहेवियर में जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स है उसमें स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स अच्छे हैं, लेकिन जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है तो उसमें मुझे लगता है कलाम के जो नोट थे उसमें काफ़ी अच्छे से दे रखा था, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो ये बात रही पेपर 1, 2 और 3 की। अब बात करते हैं पेपर 4 की। अब दिक्कत ये आती है कि पेपर 1, 2, 3 एक अलग टाइप के पेपर है, पेपर 4 पूरा ही अलग टाइप से है। तो आप 3 को पढ़ते हैं तो वो छूट जाता है, तो वो 3 अलग दौड़ते हैं, ये अलग दौड़ता है। और उसका मैंने परिणाम 2021 में भुगता था कि मेरे पेपर 4 में 87 मार्क्स ही थे, जबकि सब लोगों के एवरेज 100 मार्क्स थे, तो मैं 13 मार्क्स से उस पेपर 4 में पीछे हट रहा था। तो मैंने 2023 में ये करा कि मेरे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, परख आरएस करके एक चैनल है, पवन जी चलाते हैं। तो मैंने पेपर 4 के लिए उनका कंटेंट यूज किया था और उनका जो टेस्ट सीरीज है वो भी मैंने यूज की थी। तो मुझे लगता है कि उनका जो कंटेंट है वो भी बहुत शानदार है पेपर 4 के लिए, और उनकी टेस्ट सीरीज है वो भी बहुत ही काबिल तारीफ है कि आपकी टेस्ट सीरीज वो बहुत ही ज्यादा सही तरीके से इवेलुएट करते हैं आपकी टेस्ट सीरीज को। तो पेपर 4 के लिए मेरे पास परख का कंटेंट था हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और पेपर 4 में आप एक विशेष चीज का ध्यान रखें, क्योंकि अब वैसे ग्रामर का रोल आरपीएससी ने वैसे ही कम कर दिया है, लेकिन ग्रामर में तो हम फोकस कर लेते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को हम मिस ही कर जाते हैं कि ठीक है इसको लिख ही लेंगे। नहीं, आप उस चीज को भी थॉरोली प्रिपेयर कीजिए, हर चीज का पता लगाइए कि कहाँ क्या लिखना है, कैसे लिखना है। और अगर आप इस बार देखोगे तो आरपीएससी ने पल्लवन है उसमें एक ही पेज को कंसिडर करा, तो ये चीजें तो आपकी जो कॉपीज आती है टॉपर्स वगैरह की, उनमें से देख लीजिए कि अगर आपको पल्लवन 2 पेज में नहीं लिखना है, आरपीएससी ने एक ही पेज कंसिडर करे, तो एक ही पेज में लिखिए। और कुछ टॉपिक है आप रेडीमेड तैयार कर लीजिए, तो उससे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। और ये चीजें बहुत ज्यादा लेटर के जो फॉर्मेट्स है सारे तैयार कर लो आप परख के नोट से। जो पल्लवन है वो 40-50 उन्होंने दे रखे हैं, वो भी तैयार कर सकते हैं। साथ में निबंध है वो भी आप अच्छे से तैयार कर, क्योंकि अब निबंध का रोल है वो बढ़ गया, 40 मार्क्स है, तो आप उसमें यूपीएससी के निबंध है वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। कोई भी आप निबंध की बुक उठा के उसको पढ़ें, निबंध के स्ट्रक्चर को समझें। तो ये पेपर 4 में हिंदी के लिए। और इंग्लिश के लिए, चूंकि राजस्थान में रहते हैं तो इंग्लिश में सबका हाथ तंग ही रहता है, वैसा ही हमारा था, लेकिन उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निबंध इंग्लिश में मैं जनरली ये करता था कि चूंकि 10 नंबर का लेटर आता है, लेटर के सारे फॉर्मेट अच्छे से तैयार कर लो और कुछ फिक्स लाइनें उनको अच्छे से रट डालो, तो बाकी का अंदर का कंटेंट आप लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो लेटर के लिए फिर जैसे इलेबोरेशन आता है, इलेबोरेशन में 10-15 इलेबोरेशन इंपॉर्टेंट है, उनको आप थोड़ा याद कर लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, और उसके आसपास कुछ फिक्स लाइन है वो लिख दोगे तो ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे। पैराग्राफ है तो पैराग्राफ अब जो करंट के इश्यू चल रहे हैं उन्हीं से वो जनरली आरपीएससी है वो पैराग्राफ होती है, तो पैराग्राफ में आप जो रेडीमेड कुछ पैराग्राफ तैयार कर लीजिए। और साथ में आप पैराग्राफ में हमेशा जीएस का नॉलेज अप्लाई करिए, बीट लेटर, बीट पैराग्राफ, बीट इलेबोरेशन। आप जीएस का नॉलेज है उसको जरूर अप्लाई कीजिए। जैसे मुझे रिमेम्बर अच्छे से याद है 2023 में मेरे को इलेबोरेशन है वो जियोपॉलिटिक्स के बारे में पूछा था, तो जियोपॉलिटिक्स आईआर अपन खूब पढ़ते हैं, तो मैंने उस सारे नॉलेज को वहाँ यूटिलाइज करा था। और पैराग्राफ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा था, क्योंकि उस समय न्यूज में था, मैंने उसको अच्छे से तैयार करा था, तो मैंने उसको बहुत ही कंसाइज वे में बहुत ही अच्छे से लिखा था, उसमें मुझे 7 मार्क्स भी मिले थे। तो कुछ चीजें आप स्मार्ट वे में पहले ही तैयार कर सकते हैं। जैसे जो अनुवाद है, अपन अनुवाद से बहुत भागते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो आरपीएससी के 10-15 प्रकार के अनुवाद है, वो अगर आप कहीं भी किसी भी कोचिंग से आप देख लोगे कि ये 10-15 प्रकार के अनुवाद है, तो वो अनुवाद तैयार कर सकते हैं। और इसमें मैं आशीष सर थे, स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाते थे, उनके जो ग्रामर और जो इलेबोरेशन लेटर वगैरह बनाने के तरीके थे वो भी अच्छे थे, तो मैंने साथ में उसको भी फॉलो करा था। तो ये मेरा पेपर 4 के लिए कंटेंट रहा था। अब ओवरऑल मेंस की मैं बात करता हूँ तो कुछ चीजें मैं जरूर बताना चाहूंगा। जनरली क्या है कि अपन सीधे ही नोट्स उठा के सीधा पढ़ने लग जाते हैं और अपन नियर नहीं देखते कि कौन से टॉपिक से आरपीएससी कैसे प्रश्न पूछ रही है, उन प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, और कौन सा टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन सा टॉपिक है जो बिल्कुल मतलब आरपीएससी टच ही नहीं कर रही है, तो उससे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो मैं ऐसे ही कुछ मैंने ये करा कि मैंने आरपीएससी के सबसे पहले मेंस का सिलेबस उठाया और मेंस के सिलेबस का एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से पढ़ा। उसके साथ में मैंने आरपीएससी के 2013, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024 सारे के सारे मेंस के पेपर निकाले। और मैं ये देखता कि जैसे राजस्थान कल्चर है, हिस्ट्री कल्चर, तो मैंने राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के सिलेबस को सामने लेके बैठा और उसमें मैंने जिस टॉपिक से कौन सा प्रश्न आरपीएससी ने कब पूछा है मैं वो सब नोट किए। तो मुझे ये पता चला कि आरपीएससी वो कल्चर से कुछ फिक्स उनके थीम है उन्हीं से प्रश्न पूछ रही है। उसके अलावा आरपीएससी वो मॉडर्न राजस्थान की जो हिस्ट्री है उससे बहुत सारे प्रश्न पूछ रही है, 15-20 नंबर के। जैसे जेंटलमैन एग्रीमेंट, जयपुर प्रजामंडल है, वो बार बार रिपीट करा आरपीएससी ने। तो ये चीज तो आप पहले ही तैयार कर लीजिए। तो ये चीजें तभी पता चलेगी जब आप पेपर्स लेके बैठोगे और पीवाईक्यूज लेके बैठोगे और आप सिलेबस लेके बैठो। तो मेरे को ये पता चल गया कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक बिल्कुल टच नहीं है, तो इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे राजस्थान की प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था एक अलग से टॉपिक दे रखा है, और आप मोस्ट प्रोबेबली है कि आरपीएससी हर बार प्रश्न पूछती है। जैसे पिछली बार 10 नंबर का प्रश्न पूछा था,
तो ये चीजें आप पहले से ही तैयार रखिए, ऐसे नहीं कि एग्जाम में जाके लिखेंगे, नहीं। उन चीजों को आप वैल्यू एडिशन भी कीजिए, कोई ऐसी लाइन सर्च कर लीजिए कि यार इसमें अच्छी लाइन क्या हो सकती है, तो वो भी आप जरूर लिखिए। कोई डायग्राम अच्छा सा मिल जाए, वो भी, जो टॉपिक फ्रिक्वेंटली रिपीटेड है उनके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, ताकि क्या है कि आपको अच्छा आइडिया मिलेगा। इसके साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आरपीएससी ने इस बार सिलेबस चेंज करा है, और आप ये जरूर देखिएगा कि जब भी आरपीएससी सिलेबस चेंज करती है, आप काफी बड़े लेवल पे चेंज करा है इस बार सिलेबस, तो ये मान के चलो कि 100 से 200 250 मार्क्स के क्वेश्चन आरपीएससी नए सिलेबस के जो पॉइंट्स है उससे पूछेंगे, तो वो पॉइंट तो आपके थोरोली तैयार हो जाने चाहिए, और आप सीधे 250 मार्क्स के क्वेश्चन तो आप एडिट कर पाओगे, अगर ऐसा मतलब आप कर पाते हो, तो उसमें आप जो कोचिंग के नोट्स है उस जो अपडेटेड आएंगे, उसके अलावा आप कुछ वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं नए टॉपिक के लिए। ये सबसे जरूरी बात है, क्योंकि अपन सब टॉपिक को एक ही तरह से ट्रीट करते हैं, वो नहीं होता, एक लांटी से सबको नहीं आगना होता, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये चीज मैंने नोट करी थी। जैसे इकोनॉमिक्स में देखते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि इकोनॉमिक्स में है वो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे बजट सर्वे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये है कि जैसे जो अफ्रीका में साम्राज्यवाद और एशिया में साम्राज्यवाद, उससे प्रश्न पूछे नहीं गए थे जब मैंने 2021 की तैयारी शुरू की, तो मैंने दोनों को थॉरोली प्रिपेयर करा। तो 2023 के पेपर में इस अफ्रीका में साम्राज्यवाद के बारे में 10 नंबर का प्रश्न था, तो और 2024 में अफ्रीका के एशिया में साम्राज्यवाद था जो चीन को लेकर पूछा गया, 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया। तो ये चीजें आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये चीजें सबसे जरूरी है कि आप सिलेबस, और मैं सिलेबस का जो पॉइंट होता था उसके सामने वो प्रश्न लिख देता था ताकि मेरे दिमाग में रहे, और मैंने वो सारे प्रश्न एक पेज पे एक ही सिलेबस का पॉइंट प्रिंट हो, मतलब एक पेज और फिर पीछे के ब्लैंक, उस पर मैंने सारे प्रश्न लिखे और वो मैंने सामने दीवार पे टांग लिए, ताकि मेरे को ये ध्यान रहे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं पढ़ता उसको देख लेता कि यार मेरे को इसको ऐसे पढ़ना है, तो वो उसने मुझे तैयारी को एक सही दिशा में गाइडेड वे में प्रिपेयर करने में बहुत ही हेल्प करी थी। तो मैं आप सबको भी रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे हवा में तीर मत मारिए, आप सिलेबस को लीजिए, आप पीवाईक्यूज को लीजिए, आप जो भी टॉपिक कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं या सेल्फ पढ़ रहे हैं उसके सिलेबस और पीवाईक्यू जरूर एनालाइज कीजिए, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्या पढ़ना है। उसके अलावा ये भी पता चलेगा क्या छोड़ना है, और उसके अलावा ये भी पता चलेगा कि कम टाइम में कितनी कैसे चीजों को यूटिलाइज करना है। तो ये आपको पीवाईक्यूज एनालाइज करने से ही पता चलेगा। ये मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स गिना सकता हूँ, अब चूंकि समय का अभाव है तो हम नहीं कर सकते इतना, जैसे मैं राजस्थान ज्योग्राफी का बता रहा था। तो ये रहा मेरा मेंस में जो कंटेंट पार्ट है। अब बात आती है आंसर राइटिंग की। आंसर राइटिंग में आप, मैंने टेस्ट सीरीज में सारे टेस्ट लिखे थे। GS4 के लिए मैंने पेरक का अलग से ज्वाइन किया था, 1 2 3 के लिए मैंने स्प्रिंग बोर्ड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो मैं उन टेस्ट को थॉरोली लिखता था, मैं खुद ही एवेल्युएट करता था, क्योंकि कोचिंग्स में होता है कि आप बहुत सारे लोग टेस्ट लिखते हैं तो एक प्रॉपर एवेल्युएशन आप नहीं कर पाते हैं। आप कोचिंग में टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं उसके पीछे बिल्कुल मत भागिएगा, क्योंकि आप ये हमेशा चेक कीजिए कि मैं जो मेरा टेस्ट सीरीज है पिछले से मैं अगले में क्या बेटर कर पा रहा हूँ, क्या मैं वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, क्या मैं फैक्ट लिख रहा हूँ, क्या मेरे आंसर की क्वालिटीज है। ये चीजें आप है वो जरूर एनालाइज कीजिए, तभी आपको है प्रॉपर फीडबैक, प्रॉपर इवैल्यूएशन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप मस्ट रखिए कि आप टेस्ट के जो मार्क्स है या टेस्ट के जो रैंक है उसको बिल्कुल प्रभावित मत कीजिए। मैं कभी वो चीज नहीं देखता था, और स्टार्टिंग में जब आप टेस्ट लिखते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टेस्ट में बिल्कुल टाइम का ध्यान मत रखिए। जनरली क्या है कि अपन ये कहते हैं कि 3 घंटे में पेपर खत्म करना है। अरे भाई 3 घंटे में खत्म करके कौन सा अवार्ड लेना है आपको? जब आप आंसर में घास काट के आओगे 3 घंटे में खत्म करके भी आपको आरपीएससी नंबर नहीं देगी। तो मेरा जनरली जो अप्रोच रहता था, मैं ये रहता था कि मैं जो टेस्ट सीरीज अगर 15 पेपर है तो 7 पेपर है उसमें मैं टाइम का बिल्कुल ध्यान नहीं देता। पहला पेपर मेरा 4.5 घंटे में होता, 4 घंटे में होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये हमेशा हर आंसर में ये सोचता कि मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ, मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ, मैं उसमें बेटर क्या कर सकता हूँ, जो लोगों से हटके मेरा आंसर हो। तो उससे क्या हुआ, मेरी ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो बहुत शानदार हो गई, बहुत अच्छे से हो गई, और मेरी आंसर की जो क्वालिटी थी वो इंप्रूव हो गई। मैं फैक्ट, डायग्राम, फिगर हर चीज डालने की सोचता। तो धीरे धीरे 4-5 टेस्ट में अगर आप ये चीज करोगे तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ आंसर है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा। फिर आप टाइम के बारे में सोचिए। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे टाइम भी अपना है, क्योंकि जो दिमाग और हैंड का कोऑर्डिनेशन है वो बन जाएगा, तो आप इजीली है वो उसको कर लोगे। लेकिन पहले है वो आप टाइम के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, आंसर की क्वालिटी बढ़े। जब क्वालिटी बढ़ जाती है तब आप है वो टेस्ट का जो टाइम मैनेजमेंट है उसके बारे में सोचिए। तो मेरा ये रहता था, पहले मैं 4.5 घंटे में लिखा, फिर 4 घंटे में, फिर 3.25, फिर 3.5, फिर 3.25, फिर 3 घंटे, तो वैसे आता था। और आरपीएससी इस बार अब कुछ ऐसे वियर्ड प्रश्न पूछते हैं कि यू कांट आंसर, तो अगर आप आंसर नहीं दे सकते उन प्रश्नों को छोड़ के आगे बढ़ जाइए, और जो प्रश्न अच्छे से आते हैं वो पहले कीजिए। जिसमें आपको हवा ही नहीं लगे वो प्रश्न लास्ट में कर लो, 1-2 मिनट में जल्दबाजी से लिख दो। क्योंकि अगर आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा है, अगर उसमें आपने 5 नंबर का प्रश्न है, आपने 3 मिनट दे दिए, तो 3 मिनट आपके आगे कोई एक अच्छा प्रश्न है जिसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते थे, उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे।
सो बेटर है, जैसे 5-7 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आपको कुछ हवा ही नहीं लगेगी, तो वो प्रश्न आप बीच में छोड़ के आगे बढ़ जाइए, तो आपको जो अच्छे प्रश्न आ रहे हैं वो सब अच्छे से कर लोगे, और लास्ट में 10-15 मिनट बचते हैं, तब आप उन 4-5 प्रश्न को जो भी आपको मन में आए वो लिखा के उसको खत्म कर दो। तो वो टाइम मैनेजमेंट आरपीएससी खुद ही करके दे रही है आजकल आपके लिए, तो ये आपके लिए मुझे लगता है सुनहरा अवसर है। तो यही चीज है। आंसर राइटिंग में कौन सी गलतियां नहीं कर देनी चाहिए, तो आंसर राइटिंग में ये एक पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखिए, बिना फैक्ट फिगर के आप कुछ भी मत लिखिए, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं होता है, और डायग्राम वगैरह है वो सारे इंक्लूड करिए। टॉपर्स की कॉपीज है वो आप जरूर देखिए, मैंने भी बहुत सारी कॉपीज देखी थी, और मैंने ये देखा कि आरपीएससी कहाँ मार्क्स दे रही है कहाँ नहीं दे रही है। मैंने 2021 की खुद की कॉपीज और 2021 के जो टॉपर्स थे उनकी कॉपी को एनालाइज किया, प्रीवाई पुरानी कॉपीज थी उनको भी एनालाइज किया, तो आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो आरपीएससी के एग्जामिनर वो कैसे मार्क्स दे रहा है, तो आपको बहुत कुछ चीजें का आइडिया मिलेगा। तो ये चीजें हैं। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, क्योंकि मैं जॉब में था तो मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन सबसे जरूरी थी। तो आप अगर आप जॉब में हैं तो सबसे जरूरी है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप सुबह जो अर्ली मॉर्निंग टाइम है उसमें पढ़ लीजिए, या फिर आप शाम को ऑफिस से या क्लास स्कूल से घर आते हैं तो उसके बाद में पढ़ लीजिएगा, और संडे है उसको यूटिलाइज कीजिए। लेकिन प्री और मेंस के दौरान तो आपको मुझे लगता है कि छुट्टी लेके ही मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस इतना बड़ा वास्ट है, इतना हेक्टिक है कि आप ऑफिस के साथ शायद कर पाना टेढ़ा काम होगा। तो आप उसमें आपकी जो PLCL जो भी बची है मेडिकल लीव उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं तैयारी के लिए। और मेरा डेली टाइम टेबल ऐसे ही रहता था, मैं क्योंकि मेरे थोड़ा ये रहता था कि मुझे जल्दी नहीं उठा जाता है, तो मैं 8-9 बजे उठता था, और उसके बाद मैं चाय वाय पी के मैं पढ़ने लग जाता था, और 10-11 बजे तक पढ़ता था, फिर खाना खा के वापस पढ़ने लग जाता था, फिर दिन में 1 घंटा सो लेता था ताकि थोड़ा दिमाग को रेस्ट मिल जाए, चीजें हैं वो वापस जाती रहे दिमाग में। और उसके बाद में मैंने शाम को 8-9-10-11 बजे तक, कभी 12 बज जाते, उस समय तक पढ़ता रहता जब तक नींद नहीं आए। तो मैंने तो एक यही रहा कि मेरे पढ़ाई को घंटों में तो नहीं तोला कभी भी, मेरे को जब तक दिमाग में चीजें घुसती तब तक मैं पढ़ता, नहीं घुसने लगती तो मैं उसको छोड़ के बाहर चला जाता, 10-15 मिनट खेल लेता, या मम्मी से बातें कर लेता, पापा से बातें कर लेता, या फिर मैं है वो गाने सुन लेता। गाने सुनना मेरा शौक है, राजस्थानी गाने विशेष तौर से, तो मैं उनको सुन लेता था, तो मेरा मूड फ्रेश हो जाता, फिर मैं वापस लग जाता। तो ऐसा नहीं है कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है लगातार बैठना, नहीं, मेरी कैपेसिटी ये होती थी मैं 1 घंटा बैठता था, फिर मुझे 15 मिनट का रेस्ट चाहिए था। 1 घंटे के बाद मेरे दिमाग के दरवाजे बंद हो जाते थे, मेरे दिमाग में कुछ जाता नहीं था। तो वो आपको दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है कि 8 घंटे पढ़ रहे हैं 7 घंटे पढ़ रहे हैं, मैंने कभी उस चीज को, मेरे लिए टाइम की क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट थी। फिर है कि आप डिस्ट्रैक्शन और लो मोटिवेशन से कैसे डील करें। डिस्ट्रैक्शन जरूर आते हैं, क्योंकि ये इतनी थकाऊ प्रोसेस है, आपको फैक्ट पढ़ने पड़ते हैं बार बार वही चीजें, जब आप सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट देते हैं तो वो विशेष तौर से ज्यादा ही आते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार ये सेम ही जो चीजें पढ़ रहे हैं, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या करें। लेकिन आप सोचिए कि हमने कुछ गलतियां जरूर की है, हम उन गलतियों को एनालाइज करें, उसमें इंप्रूवमेंट करें। और जब भी लो मोटिवेशन हो घर वालों से बात कीजिए, क्योंकि मैं घर पे रह के पढ़ाई करी थी सारी की सारी, लाइब्रेरी मुझे पसंद, मैं पढ़ नहीं सकता लाइब्रेरी, मैंने घर पे बेड पे पढ़ाई करी थी, तो मेरे लिए घर पे मम्मी पापा हमेशा सामने रहते, तो मुझे उनके चेहरे देखता तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए था कि ये लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं, तो कुछ तो हमें भी इनके लिए किया जाना चाहिए। तो यही रहा। मेंटल हेल्थ एंड मोटिवेशन की बात करें तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा चीजें नहीं है, क्योंकि हमने देखा है, हमने पेरेंट्स को दिन रात काम करते हैं, सुबह 4 बजे उठ के खेत जाते थे, हमने खुद ने काम किया, तो 4 बजे उठ के खेत जाते हैं, वो रात को 8-9 बजे तक आके खाना बना के वो सारी की चीजें करते थे, तो उनका पूरा बिजी शेड्यूल रहता था और बहुत ही शारीरिक श्रम रहता था, फिर भी उनकी कभी कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं था। तो हम तो बैठ के रूम में बैठ के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई तो करनी है, तो भाई मेंटल स्ट्रेस कहाँ से आता है स्ट्रेस। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस आना भी नहीं चाहिए, अगर आ भी जाता है तो आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, अगर आपको कुछ गलत ख्याल आते हैं तो उससे पहले अपने माँ और अपने पिताजी का चेहरा जरूर अपने आंखों के सामने लाके देख लीजिए कि अगर मैं ऐसा कुछ गलत कदम उठाता हूँ तो उन पे क्या बीतेगी, जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, जिन्होंने मेरे लिए इतने सपने देखे, जिन्होंने इतने सारे त्याग किए, उन लोगों पे क्या बीतेगी जो मेरे कुछ अच्छे होने की कामना करते थे। और अगर आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते हो तो भी वो पेरेंट्स है, वो उनका अनकंडीशनल सपोर्ट होता है, अनकंडीशनल लव होता है, वो आपको हमेशा अपनाएंगे कि बेटा कोई ना, हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। यहाँ दूसरे फील्ड भी और सारे हैं, उसमें भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू स्ट्रेटेजी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इंटरव्यू के बारे में बताने के लिए राइट पर्सन नहीं हूँ। आरपीएससी ने मार्क्स काफी कम किए हैं, 37 थे इस बार, पिछली बार भी 45 थे। लेकिन यही है कि इंटरव्यू में आपको ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा, और आरपीएससी की जो इनकी आती है ट्रांसक्रिप्शन, वो जरूर देखें, अपना हॉबी, अपना बैकग्राउंड, अपने जॉब है उसको थोरली प्रिपेयर करें, और ग्रुप में डिस्कशन करते रहें, बोलने का अभ्यास। और फिर एक थोड़ा आरपीएससी के बारे में ये ध्यान रखना है, आपको मेंबर है वो यन कैन प्रकार प्रेशर में लाने की कोशिश करेंगे आप, या तो ऐसे हो गए आप कोई प्रश्न का उत्तर दोगे आप पे थोड़ा हंस जाएंगे, या ऐसे एक्सप्रेशन देंगे कि आपने पता नहीं क्या ही कांड कर दिया।
तो वो सब टैक्टिक्स होती है आई थिंक कि आप प्रेशर में कितना आते हो, और वो प्रेशर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी फेस करना पड़ेगा। डे टू डे आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, तो आपको सहज रहना है, जो आपने आंसर बोला है उसको सहजता से डिलीवर कीजिए एंड अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। तो इंटरव्यू के बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, और यही है कि आप तैयारी, मुझे लगता है आपको ये वो लोगों की बहुत सारी क्वेरी होती है कि सर कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें। तो चूंकि मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, कि आपको अगर एक बार कोचिंग करते हैं, अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ऑफलाइन में ये है कि आप क्लास में आके पढ़ लोगे तो टीचर से इंटरेक्शन हो जाता है। ऑनलाइन में ये है कि आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, क्योंकि आप क्लासेस सोचते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, उस चक्कर में इतना बैकलॉग क्रिएट हो जाता है कि आप फिर उस सिलेबस को कभी कवर ही नहीं कर पाते, फिर आप छोड़ देते हैं। तो कोचिंग ऐसा करती है कि कोचिंग आपका टाइम कम कर देगी। जैसे मैंने जो कोचिंग ली थी स्प्रिंग बोर्ड से, तो जो मेरे को वहाँ टीचर्स थे, उन्होंने मतलब, क्योंकि टीचर्स होते हैं उनके बहुत सारा नॉलेज होता है, तो वो बहुत ही थोरोली पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो वो जो स्प्रिंग बोर्ड के टीचर थे, चाहे राजवीर सर हो, चाहे विजय शेखर सर हो, चाहे लक्षिता मैम हो, चाहे विजय सियाग सर हो, जो भी सारे टीचर्स थे, चाहे मनोज सर हो, मैं स्पेशल मेंशन करना पाऊंगा, तो उन टीचर्स ने वो बहुत ही अच्छे से कंसेप्चुअल क्लियरिटी मुझे दे दी। तो फिर मुझे है वो आगे बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उससे ये हुआ कि मुझे एक तो मेरा बेस तैयार हो गया बहुत अच्छे से, और सेकंड ये है कि मेरे लिए टाइम कम हो गया, कि मैंने जैसे 4 महीने में 3-4 महीने मेंस की पूरी तैयारी कर ली। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो शायद बहुत टाइम बहुत ज्यादा लग सकता है। तो अगर टाइम को कम करने के लिए, एक बेसिक कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए, अगर आप कोचिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये चीज आप ज्वाइन कर सकते हैं अंटिल आप अफोर्ड करें। नहीं, आपको लगता है कि नहीं मैं सेल्फ ही कर सकता हूँ, तो आप नो डाउट आप कर सकते हैं। आप कोचिंग्स के नोट्स बाजार में अवेलेबल है, रेफरेंस बुक अवेलेबल है, आप उनको रेफर कीजिए। लेकिन हो सकता है उसमें थोड़ा आपका ज्यादा टाइम लगे, आपको यूट्यूब से कुछ वीडियोस कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए देखना पड़े। तो यही चीज है। और बिगिनर के लिए मैसेज है कि यार, अपने को ऐसे लगता है स्टार्टिंग में सेल्फ डाउट आता है, यार मैं आरएस बन सकता हूँ, पता नहीं आरएस तो कौन सी दुनिया से आते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम हमारे साथ जो ओटीएस में ट्रेनिंग करे, बहुत सारे लोग बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से, बहुत, जैसे मैंने कोटा ओपन से बीए करा है, 10th के बाद आर्ट्स रहा है, और सारी की सारी पढ़ाई मैंने गांव करी है। साथ में मैं टीचर था, जॉब कर रहा था, फिर भी मैंने तैयारी करी है। और मेरे साथ बहुत सारे मेरे साथी हैं, उन्होंने आराम से किया है। तो आपको एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा खुद में, सेल्फ डाउट नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि आप कर सकते हो। और इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने 2 बार 31 और 7 रैंक के साथ 2 बार एसडीएम बना हो, तो मुझे लगता है कि आप सब भी बन सकते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो दिल दिमाग जान सब लेकर के आए, क्योंकि ये थोड़ी लंबी जर्नी है, मैराथन रेस है, इतने की स्प्रिंट है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। शादियों के जो खाने हैं, जिमन है, वो अवॉइड करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि जो शादी हुई, ले डाले बूट्स, डाला शर्ट और रवाना हो गए। तो ये चीज आपको स्पेशली अवॉइड करनी पड़ेगी। कुछ सेक्रीफाइस, देखो बिना त्याग के कुछ मिलता नहीं है, तो त्याग तो कुछ करना ही पड़ेगा। उसके बाद में जब आप फील्ड में आ जाओगे, सफल हो जाओगे, तो वो एक अलग ही मोमेंट होता है। आप सोचो कि जब आप सफल हो रहे हो, आपका रिजल्ट आ रहा है, आप उसके अगले दिन घर आ रहे हो, आपके सारे पेरेंट्स, जो आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स है, सारे फैमिली मेंबर्स है, वो आपको सब कितनी खुशी से देख रहे होंगे। तो वो एक अलग ही मोमेंट होता है। और प्रशासन में आने के बाद भी आप लोगों के लिए काम कर पाओगे बहुत अच्छे से। जो गुड्स एंड सर्विस की डिलीवरीज है, वो बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो ये चीजें की जानी चाहिए। तो बिगिनर्स के लिए यही मैसेज है कि आप सेल्फ डाउट नहीं कीजिए, डिसिप्लिन रखिए, और दिल दिमाग के साथ आइए, और कॉन्फिडेंस के साथ आइए कि अगर ये सब लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यह है कि हर आरएस एस्पिरेंट को एक बुक अगर मैं रिकमेंड करूंगा, तो मुझे लगता है कि मैंने आषाढ़ का एक दिन पढ़ी थी, मोहन राकेश का नाटक है, वो बहुत ही शानदार बुक है वो। तो ये चीज है। और अभी मैं शायद गुनाहों का देवता पढ़ रहा हूँ, तो ये भी अच्छी बुक लग रही है। और एक गलती जो नहीं की जानी चाहिए, मुझे लगता है कि तैयारी अगर आपको आरएस की करनी है, फिर आरएस की करो। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं ऐसा ही की कर लूँ, आरएस की कर लूँ। भाई ऐसे कंफ्यूज नहीं हो सकते। आपको जो करना है एक बार करना है। जैसे हमारे सर कहते थे कि अगर दौड़ खानी है तो दोबा दोबा बन खाओ। मतलब जो अगर आपको जो काम करना है उसको फिर पूरे तरीके से करो। ऐसे नहीं कि एक टांग इधर और एक टांग इधर, 2 घोड़ों की सवारी एक साथ नहीं की जा सकती। प्री और मेंस में ज्यादा टफ मेरे लिए सच, क्योंकि मेंस भी ठीक था और प्री भी ठीक था, लेकिन अगर आप देखोगे जनरल वे में तो मेंस है वो ज्यादा टफ होगा। और सेल्फ स्टडी या कोचिंग आई वुड रिकमेंड, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोचिंग कीजिए, अदरवाइज नहीं कर सकते तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे साथ ऐसे साथी हैं जो उन्होंने सेल्फ स्टडी से भी किया है। तो वो आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी चीजों को ग्रैस्प कर पाते हैं, क्या आप कोचिंग अफोर्ड कर पाते हैं, क्या आपके पास उतना टाइम है। तो वो सारी चीजों का ये इंडिविजुअल डिसीजन होगा। और कंसिस्टेंसी यही है कि आप, जैसे मेरा 2021 में 264 रैंक थी, फिर 2023 में 31 रैंक थी, 2024 में 7 रैंक है।
तो ये परिणाम कंसिस्टेंसी का है कि आप लगातार 3 बार दे रहे हो, 3 बार सफल भी हो रहे हो। तो कंसिस्टेंसी वही है, मैंने कहा ना शादियों के जीवन छोड़ने पड़ेंगे, तभी आपको कंसिस्टेंसी आएगी। नहीं तो कि आप ननिहाल चले जाते हैं, 5 दिन घूम के आ गए, कहीं मनाली ट्रिप पे चले गए, 5 दिन घूम के आ गए। नहीं, ये चीजें आपको तैयारी के दौरान अवॉइड करनी पड़ेगी। जब त्याग करोगे तो अपने आप कंसिस्टेंसी आएगी और आप ये सोचोगे जब सफल हो जाओगे तब आपकी जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी काम करने की। सो मुझे लगता है कि यही कंसिस्टेंसी है। सो ये मेरी तरफ से टॉक थी और दिल्ली नॉलेज टेक डीकेटी का स्पेशल थैंक्स, क्योंकि मैंने इनके मोटिव जो वीडियोस थे गाइडेंस के लिए, यूपीएससी के लिए, आरएस के लिए, वो मैंने देखे थे और उनसे मुझे काफी सारे रिसोर्सेज की क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें उनके बारे में मुझे गाइडेंस मिली थी। तो मुझे आज इन्होंने अपने अनुभव साझा करने के लिए अवसर दिया, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और आप सभी जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी मैं सफलता की कामना करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपको और इस आरपीएससी के आरएस के एग्जाम के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने एसडीएम दिनेश रैंक 7 नाम से एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैंने मेरे शॉर्ट नोट्स थे वो डाले हैं। उसके साथ में मैंने जो टेस्ट सीरीज की कॉपीज है, जो पीवाई और कॉपीज है, आंसर कॉपीज वगैरह, वो सब डाली है और हम इसके बारे में और आगे भी बात करते रहेंगे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।